अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। कराची के हल्का NA-249 में ज़िमनी इंतखाबात का मामला पोलिंग के 2 रोज बाद भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान वजह तनाज़ा बना हुआ है। पीपल्स पार्टी के अलावा तमाम जमातें ही इस इलेक्शन से खुश नहीं है। तहरीक इंसाफ इस हल्के में दोबारा पोलिंग चाहती है, जबकि नून लीग ने वोटों की दोबारा गिनती के लिए आज इलेक्शन कमीशन को दरख्वास्त दे दी थी, जो इलेक्शन कमीशन ने समाअत के लिए मंजूर कर ली है। और अब वोटों की दोबारा गिनती होगी या नहीं होगी, और अगर दोबारा गिनती होगी तो कब होगी, इस हवाले से 4 मई को इलेक्शन कमीशन में समाअत होगी। मिफ्ता इस्माइल ने इलेक्शन कमीशन को अपनी दरख्वास्त में रिटर्निंग ऑफिसर और प्रिजाइडिंग अफसरान के रवैये पर शदीद तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार करते हुए उन पर जानिबदारी का इल्ज़ाम लगाया है और ये मौक़िफ़ अपनाया है कि उन्हें 30 से ज़्यादा पोलिंग स्टेशन के रिजल्ट नहीं मिले, जबकि कई फॉर्म 45 पर दस्तखत भी मौजूद नहीं है। मगर इसके बावजूद आरओ शिकस्त के कम मार्जिन को देखते हुए दोबारा गिनती की हिदायत नहीं दे रहा, इसलिए इलेक्शन कमीशन दोबारा गिनती का हुक्म दे, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन ने नताइज की कंसोलिडेशन का अमल रोक दिया है और अब इसका फैसला 4 मई को होगा। NA-249 के ज़िमनी इंतखाबात में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की कामयाबी पर कई सवालात उठ रहे हैं। नून लीग के सीनियर नायब सदर शाहिद खाकान अब्बासी ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि NA-249 का इलेक्शन डस्का इलेक्शन से ज्यादा हो चुका है। पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में करोड़ों रुपए लगाए, जो जमात चौथे नंबर पर थी वो पहले नंबर पर कैसे आ गई? काउंट के अलावा कोई हल नहीं है, लेकिन रिटर्निंग ऑफिसर बज़िद है कि मैं रीकाउंट नहीं करूंगा, उसने लिख कर दे दिया है और कंसोलिडेशन प्रोसीडिंग्स की इब्तिदा कर दी। जो रिटर्निंग ऑफिसर है, जो DRO है, जो मॉनिटरिंग ऑफिसर हैं, वो तो फरीक हैं। ये इलेक्शन जो है अब डस्का से भी ज़्यादा मुतराज़ा बन चुका है, क्योंकि डस्का में कम से कम 20 रिटर्निंग ऑफिसर तो देर से पहुँचे थे, वहाँ टाइम तो पता था कि कब पहुँचे हैं। यहाँ तो रिटर्निंग ऑफिसर टाइम देने से ही गुरेज कर रहा है। शाहिद खान अब्बासी भी रिटर्निंग ऑफिसर और DRO पर जानिबदारी और उनके फरीक होने का इल्ज़ाम लगा रहे हैं। नून लीग की जानिब से इलेक्शन पर एतराज़ात और दोबारा गिनती के मुतालबे पर रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सईद गनी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी ने खुद साख्ता पोल्स की बुनियाद पर नहीं बल्कि अवाम से बराह रास्त राब्ते के जरिए इलेक्शन जीता। मिफ्ता साहब रोने धोने के बजाय अपनी शिकस्त तस्लीम करें। मैं पार्टी को तजवीज़ दूंगा कि वो मिफ्ता इस्माइल को रीपोल की ऑफर दें, ताकि हम इसे सैकड़ों नहीं बल्कि हजारों वोटों से शिकस्त दे सकें। NA-249 इलेक्शन में बेज़ाब्तगियों को लेकर नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आमने सामने है। अब देखना यह कि इलेक्शन कमीशन वोटों की दोबारा गिनती के हवाले से क्या फैसला करता है। इन तमाम मामलों पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा सईद गनी, और इसके अलावा हमें ज्वाइन करें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के रहनुमा मिफ्ता इस्माइल। दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया शो पर ज्वाइन करने के लिए। सईद गनी साहब, मिफ्ता इस्माइल साहब ने आज दरख्वास्त की थी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से रिकाउंटिंग के लिए, समाअत के लिए दरख्वास्त 4 मई को मुकर्रर कर ली है। आप फैसले से मुतमईन हैं? और जो रिकाउंटिंग की जब हेयरिंग होगी रिकाउंटिंग के लिए, तो आपका यही मौक़िफ़ होगा आपकी पार्टी का कि बेशक रिकाउंटिंग करवा लें, या अपोज करेंगे आप उसको? देखिए, पहली तो बात ये, मैं पहले दिन से ये कह रहा हूँ कि जो भी कानूनी हुकूक हैं PMLN के, मिफ्ता इस्माइल के, वो इस्तेमाल करने चाहिए, वो कर रहे हैं। इस पर मुझे कोई हक नहीं पहुंचता कि मैं एतराज़ करूं कि आप क्यों दरख्वास्त दे रहे हैं, क्यों आपका इलेक्शन कमीशन आप क्यों गए, DRO के पास क्यों गए, RO के पास क्यों गए, ये इनका हक है, बिल्कुल ही जाएँ। लेकिन मुझे जो एतराज़ होता है ना, वो बुनियादी तौर पर उस वक्त होता है जब हम पर रिगिंग के इल्ज़ाम लगाते हैं, जब ये कहते हैं कि हम धांधली से जीते हैं, जब ये कहते हैं कि सिंध हुकूमत ने कुछ किया है, तो उस पर ज़ाहिर है कि मेरा हक बनता है कि मैं उसका जवाब दूँ और बताऊँ कि आप गलत कह रहे हैं, ऐसा नहीं है। जहाँ तक ये कि पीपल्स पार्टी में क्या करेगी, देखिए मैं वकील नहीं हूँ, हमारे लॉयर जाएंगे, 4 को बुलाया है, बिल्कुल जाएंगे। जो ऑर्डर किया है ये RO के मुतल्लिक शायद खाकान अब्बासी साहब कुछ कह रहे थे, एतराज़ तो हमें भी RO पर है कि अगर एक मरतबा उन्होंने रिकाउंट की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी और उन्होंने नोटिस इशू किया हुआ था कि आज सुबह 11 बजे कंसोलिडेशन का अमल शुरू होना है जी, और 11 बजे तक इस्लामाबाद से इलेक्शन कमीशन का कोई ऑर्डर नहीं आया था, तो उनको कंसोलिडेशन कर लेनी चाहिए थी। लेकिन मुझे नहीं पता क्या वजह थी, उन्होंने कंसोलिडेशन का अमल शुरू नहीं किया, रोके रखा, और उसके बाद इस्लामाबाद से ये एक ऑर्डर आ गया जिसका आप हवाला दे रहे हैं। हमें ये भी देखने की ज़रूरत है कि क्या इस्लामाबाद में इलेक्शन कमिश्नर को ये इख्तियार हासिल है कि वो कंसोलिडेशन का अमल रुकवा सके। रीकाउंट का इख्तियार शायद उनके पास है, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि शायद कंसोलिडेशन के अमल को रुकवाने का इख्तियार उनके पास नहीं है। तो ये जो कानूनी चीज़ें हैं ये तो ज़रूर सामने रखेंगे।
मैंने तो पार्टी को तजवीज़ दी है जिसका आपने जिक्र मामला किया। तो आपकी टीम देखेगी, लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने आज ये ट्वीट किया था कि जीत अगर शफाफ है तो दोबारा गिनती करवाने में किसी जमात को परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो आपको परेशानी है इस बात से कि दोबारा गिनती हो रही है? बिल्कुल नहीं, मैं तो देखें इस बात का हामी हूं जो मैंने आपको, जिसका आपने जिक्र भी किया। मैं पार्टी को ये तजवीज़ दे रहा हूं और जहां मेरी बात होती है मैं ये कह भी रहा हूं कि हमें रीपोल की तरफ चले जाना चाहिए, ताकि ये जो ड्रामेबाजी हो रही है, शिकस्त पता है कि हार गए उसको तस्लीम नहीं कर रहे हैं, एक पूरा एक हिजान पैदा किया हुआ है मुल्क में, इनको हम 500-600 से नहीं, और मैं बता रहा हूँ इसलिए मैं यकीन से कह रहा हूँ कि मैंने इस पूरे इलेक्शन को देखा है और मुझे यकीन है कि हम इनको इससे ज्यादा मार्जिन से हराएंगे। इसलिए मैं इस बात की तजवीज़ दे रहा हूँ पार्टी में कि आप रीपोल की तरफ चले जाइए। तजवीज़ ताकि इनके आपने अपने ट्वीट में भी जिक्र किया था, दोपहर 1 बजे आपने ट्वीट की थी, ये तजवीज़ आप दे चुके हैं या अभी भी देने बाकी है? नहीं, देखें मैं आपको एक बात बताऊँ, देखें मैं जाहिर है कि पार्टी में हतमी फैसले करने का इख्तियार तो मेरे पास नहीं है ना। जी जी, अब इस वक्त जी देखें ना, इस वक्त एक शख्स है जो हमारा मुंतखब हो चुका है, MNA वहाँ से कैंडिडेट जीता है, हम उसकी राय को भी रद्द नहीं कर सकते, हमें उससे भी मशवरा करना पड़ता है कि जी आप क्या चाहते हैं। इसके साथ साथ ज़ाहिर है पार्टी लीडरशिप पे फैसला करना है, लेकिन मैं ये बात कह रहा हूं और मैं अब भी इस पर कायम हूं कि हमें रीकाउंट के बजाय रीपोल में चले जाना चाहिए। इनके ऊपर छोड़ना चाहिए ना, ये कहें कि जी ये 15 पोलिंग स्टेशन है दोबारा रीपोल कराओ, हमें करवा देना चाहिए। ये कहें पूरे हल्के में कराओ। मैं मिफ्ता इस्माइल साहब का मौकिफ ले लूं जरा। मिफ्ता इस्माइल साहब, हियरिंग के लिए तो आपकी जो दरख्वास्त थी वो मुकर्रर कर ली गई है। अब अगर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ये फैसला करता है कि रिकाउंटिंग की जरूरत नहीं है, तो फिर आप फैसला कबूल करेंगे या नहीं करेंगे? शुक्रिया शहजाद। देखिए, हाँ, पहले तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा और वो लिख के देगा कि क्यों फैसला करा है उसने, और अगर वो फैसले के अंदर बात होगी ठीक तो हम उसकी बात मानेंगे। सच्ची बात तो ये है ना कि जब मार्जिन 5% से कम होता है और ये मार्जिन बकौल इलेक्शन कमीशन के 600 कुछ वोट है, तो इसमें शैल लिखा हुआ है कानून में भी नहीं लिखा हुआ है शैल, तो उनको हमको ये देना चाहिए था। हमने एप्लीकेशन तो उसी रात को कर दी थी, हमको 11 बजे इन्होंने बुलाया कंसोलिडेशन पे, वो तो हम पहले चले गए और तो उन्होंने ऑलरेडी लिख के रख दिया था कि हमने आपकी रिजेक्ट कर दी अपील। हमने एक और अपील उसी वक्त लिख कर दी तो उन्होंने वो भी रिजेक्ट कर दी और ले भी नहीं रहे थे अपील। उसके बाद हमने फ़ौरन जो है वो ईमेल करी, वहाँ से इस्लामाबाद में हमारे लोग थे वो पहुँच गए अपील लेकर, हमने थोड़ी सी तैयारी कर रखी थी और ये सब चीज़ें हुई। और ये जो आर ओ साहब बैठे हुए थे वो DRO को देख के बातें करते थे। DRO साहब जो थे वो भी एकदम मैं समझ रहे थे, ऐसा हमारे लोगों को लग रहा था कि जानिबदार थे। और इससे पहले मैं आपसे गुजारिश कर दूं और ये मैं अलग ऐलान कहना चाहता हूं कि जो डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर थे अब्दुर्रहमान आराई साहब, उनसे ज़्यादा जानिबदार आदमी हो नहीं सकता है। उनको कितने लोगों ने लिखा उम्मीदवारों ने कि पीपल्स पार्टी इधर करोड़ों रुपए का काम करवा रही है। पीपल्स पार्टी जो कि कभी भी कोई काम नहीं करती, जिसकी कोई हिस्ट्री नहीं है तमाम की खिदमत करने की, उसने 13 साल में एक रोड नहीं बनवाया। उसने जाके मोहल्ले में पता नहीं कितने मीलों के रोड बनाए। सईद गनी साहब साथ वाले हल्के में नेवल में आके बैठते थे अशकानी साहब की ऑफिस में, हमारे यूसी चेयरमैन को फ़ोन करके ऑफर करते थे कि 5 मील का रोड दे रहा हूँ, 50 लाइटें दे रहा हूँ, अनाउंस करो मेरे पास। हमारे वाइस चेयरमैन जब जाते थे तो इनकी आला क़यादत मिलती थी उनसे। इन्होंने जो है मतलब 5000 राशन एक दिन पहले इलेक्शन से बांटे हैं। सईद गनी साहब ने कहा मैंने नहीं बांटे, उन्होंने नहीं बांटे, पीपल्स पार्टी ने बांटे हैं। मतलब मैं एक मिसाल दे रहा हूँ। तो ये इन्होंने सब चीज़ें करी। मतलब ये बात तो तय है ना कि इन्होंने तमाम जो कवानीन थे, जो इलेक्शन से पहले के कवानीन थे, उन तमाम को तोड़ा है। और इलेक्शन कमीशन के जो मॉनिटरिंग अफसर थे अब्दुर्रहमान आराई साहब, उन्होंने उनके कान पे जूं तक ना रंगी और उन्होंने पूरा पीपल्स पार्टी को ये करने दिया। और अभी मेरे बहुत सारे कैंडिडेट्स ने शिकायत दर्ज करी थी, हम एफिडेविट से दी हुई थी। इन्होंने लोकेशन मांगे कि लोकेशन बताओ, जियो लोकेशन भेजी, फिल्में भेजी, टेपें भेजी। मेरी हर तकरीर के अंदर इस बात का जिक्र है। और इसके अंदर ये सईद भाई अगर ये डिनाई करते हैं तो फिर मैं मान जाता हूँ, लेकिन हर रोड इन्होंने बनाया, ये सब काम इन्होंने करा। मेरी बात सुन ले पूरी, नहीं पूरी बात सुन ले ना, सईद भाई ने बात करी थी तो पूरी बात सुन ले। और हम जो अब मांग रहे हैं, हम ये तो इस वक्त मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सईद गनी तुमने कोई खुदा ना खास्ता इलेक्शन के दिन धांधली करी है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अभी तो मैं कह रहा हूँ कि देखो यार 190 जब तक पोलिंग स्टेशन आए मैं आगे था, उसके बाद आप अचानक आगे आ गए। और ये ऐसा कैसे हो सकता है कि पैटर्न वो ना हो? तो हम खाली कह रहे हैं कि इसको रिकाउंट करवा लो। इसमें इतनी क्यों क़यामत टूट रही है? मुझे याद है कि जब बिलावल भुट्टो साहब तीसरे नंबर पे आए थे लियारी, आखिरी बात जब बिलावल भुट्टो साहब तीसरे नंबर पे आए थे लियारी, तहरीक लब्बैक से भी 2000 कम वोट लिए थे, तो सईद गनी साहब ने तो क़यामत बर्पा करी हुई थी उस जमाने में। तो मैं तो इधर 600 वोट से पीछे हूँ। अगर मैं मांग रहा हूँ इतना कि आप सिर्फ हमको रिकाउंट कर दें, तो इसमें इतना क्यों नाराजगी है? लेकिन मिफ्ता साहब, आप धांधली का इल्जाम लगा रहे हैं ना
पीपल्स पार्टी पे, क्योंकि आप कह रहे हैं कि डीआरओ आरओ ये फरीक बने हुए थे, ये जानिबदार थे। तो जब आप ये कहते हैं फरीक बने हुए थे तो पीपल्स पार्टी के साथ ही फरीक बने हुए थे। मैं देखिए, मेरी फिर से सुन लीजिए। एक होता है डिस्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफिसर जो अब्दुर्रहमान आराई है, मैं अलल ऐलान कह रहा हूं कि वो जानिबदार था। उसने बिल्कुल पीपल्स पार्टी को ये बेईमानी करने दी कि जो इलेक्शन कमीशन के कानून होता है कि आप इलेक्शन से पहले काम नहीं कर सकते, उसने करा है, करने दिया, उसने बिल्कुल नहीं रोका। ये मैं अलल ऐलान कह रहा हूं। मैं आरओ के ऊपर ये इल्जाम नहीं लगा रहा हूं। आरओ बेचारा अंडर प्रेशर था डीआरओ से। साहब ने तो कहा है आज, अब्बासी साहब ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में, सुनिए, शायद वही बात शायद खाकान अब्बासी ने भी वही नहीं सुने, मेरी बात सुने, मेरी इंफॉर्मेशन, शायद खाकान अब्बास ये कह रहे थे कि आरओ अंडर प्रेशर था। जो डीआरओ साहब बैठे हुए थे, वो डीआरओ साहब उनको कह रहे थे, और हम जब पहुंचे तो ऑलरेडी 9 बजे उन्होंने विदाउट अप्लाइंग हिज माइंड पहला रिजेक्ट कर चुके थे। हमने दूसरी एप्लीकेशन दी तो रिजेक्ट कर दिया था। ये तो अगर हम 11 बजे पहुंचते तो कंसोलिडेशन कर देते। ये तो हमारी समझ थी और शायद अब्बासी का समझ थी कि हम 9 बजे पहुंच के हमने बोला कि भाई ये पहले इसका फैसला करो, फिर कंसोलिडेशन। कानून ये है कि आपको पहले ये एप्लीकेशन की जमात के ऊपर नहीं लगाया है, दीगर जमातों ने भी लगाया है। हमारे रिपोर्टर्स थे वो भी कह रहे थे कि पीपल्स पार्टी ने सडनली हल्के में काम करवाना शुरू कर दिया है जबकि इलेक्शन अनाउंस हो चुका है। मेरी एक गुजारिश सुने ना, अभी तो एतराज कल तक तो ये हम सुन रहे थे ना कि जनाब इलेक्शन के दिन पता नहीं वो प्रिजाइडिंग ऑफिसर गायब हो गए, हमने पता नहीं वो जो फॉर्म 45 थे वो इधर उधर हो गए, जब भी खुद भी कह। अच्छा, ये आज कह रहे हैं कि मैंने इलेक्शन के दिन की तो मैं दांडी की बात नहीं कर रहा हूँ, वो पिछले उसमें चले गए। अभी इन्होंने एक बात कही, मेरी अर्ज सुने ना, मेरी अर्ज सुने। अभी उन्होंने बात कही मिफ्ता साहब को, ये तो नहीं कहूंगा कि मैं ये तो नहीं कहूंगा कि झूठ बोलते हैं, लेकिन उनको गलत इत्तला दी गई। अगर आपके किसी यूसी चेयरमैन से मेरी बात हुई हो और मैंने उसको कहा कि 5 किलोमीटर का रोड ले लो, यूसी चेयरमैन को छोड़े, उस हल्के के किसी एक आदमी को मैंने कहा कि आपको रोड बना देता हूँ, पानी की लाइन डलवा देता हूँ, गटर की लाइन डलवा देता हूँ, आप साबित कर दें, जो सजा आप कहेंगे मैं भुगतने को तैयार हूं। इल्जाम आप वो लगाएं जिसके अंदर कोई वजन हो। मैं नेवल में बैठता था, मैं छुप के नहीं बैठता था, अलग ऐलान बैठता था, वो हल्के से बाहर था, वहां बैठने पे कोई पाबंदी नहीं थी, वहां जाने पे कोई पाबंदी नहीं थी। आप लोगों ने शिकायत की, मुझे उन्होंने बात की, मुझे उन्होंने फोन किया कि आपके ऊपर शिकायत है। मैंने उनसे कहा कि आप अपना कोड ऑफ कंडक्ट पढ़ें, अगर इस कोड ऑफ कंडक्ट की कोई मैंने वायलेशन की है तो आप मुझे बिल्कुल सजा दे दीजिए, लेकिन अगर आपके कोड ऑफ कंडक्ट को मैं वायलेट नहीं कर रहा हूँ, सही साहब, उससे हटके मैं कोई काम कर रहा रहा हूं, मुझे जरा बता दीजिएगा प्लीज। नहीं, एक बात सुनिए, ये सर ये मेरे सवाल के जवाब दीजिए। नहीं, देखिए एक सेकंड शहजाद, एक सेकंड। इस चैनल पर आपके पता नहीं करोड़ लोग इस बात को देखते हैं। अभी उन्होंने बात कही कि किसी यूसी चेयरमैन को मैंने कहा कि 5 किलोमीटर का रोड बनवा देता हूं, जो इनका यूसी चेयरमैन। मैं कहता हूं ये सरीहन गलत बात है। ये उसी तरह झूठ बोल रहे हैं जिस तरह ये इंतखाबात में दांडी पर झूठ बोल रहे हैं। अगर इस किस्म के आप हवा खड़े करेंगे, आपको लोग गलत बयानी करते हैं, गलत बातें बताते हैं, उस यूसी चेयरमैन ने आपके सामने अपने रेट बढ़ाने के लिए, अपनी अहमियत को उजागर करने के लिए भी बात की होगी। मैंने किसी से बात नहीं की। आप जाके इसको दोबारा सही साहब, मैं ये पूछ लेता हूं ना, मैं ये पूछ लेता हूं, कीजिए। ठीक है, मैं ये पूछ लेता हूं, लेकिन क्या पीपल्स पार्टी ने इस हल्के में इलेक्शन अनाउंस होने के बाद सड़कें बनाई, पानी की पाइपलाइन डाली, आपने लोगों के घर पे अनाज पहुंचाया, ये किया या नहीं किया है? मेरे भाई, कल भी उन्होंने राशन की बात की थी, मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन देखें एक बात ध्यान में रखें, इलेक्शन कमीशन का जो कोड ऑफ कंडक्ट है, जो इलेक्शन कमीशन के रूल्स हैं, उसके मुताबिक क्या है, उसमें यह है कि आप इलेक्शन के दौरान कोई नई स्कीम अनाउंस नहीं कर सकते, कोई नया काम शुरू नहीं कर सकते। ये बात बिल्कुल ठीक है, नहीं होना चाहिए, और हमने नहीं किए हैं। पीपल्स पार्टी में अब जाहिर है मैं अकेला तो नहीं हूं, पता नहीं कितने लोग होंगे, लेकिन सुन लो ना यार, मजाक थोड़ी होती है, सुना रहा हूँ क्या आप अगर कोई काम पहले से वहां चल रहे हों, कोई स्कीमें पहले से अप्रूव हों, जो काम कंटिन्यू हो सकते हैं वो हो सकते हैं। इसमें इलेक्शन कमीशन की कोई पाबंदी नहीं है, ना इलेक्शन कमीशन रोक सकता है। अगर कहीं गटर की लाइन बंद हो जाए तो आप ये नहीं कह सकते कि इलेक्शन हो रहा है, ठीक है, मैं क्विकली इसका जवाब पानी की लाइन कहीं फट जाए, आप नहीं कह सकते साहब, दो बातें, एक तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन आ गया। ये अब देखिए ना, अब मैं एक जवाब में क्विकली ले लूं। मिफ्ता साहब, अगर वो कह रहे हैं कि स्कीम पहले से ऐलान शुदा है तो उस पर काम हो रहा है, तो वो खिलाफ वर्जी नहीं है कवानीन की, और दूसरा वो ये कह रहे हैं कि कौन सा यूसी चेयरमैन है, मैंने किसी यूसी चेयरमैन को नहीं कहा है कि 5 किलोमीटर की सड़क बना के देंगे। कौन थे यूसी चेयरमैन जो आपको गलत इत्तला दे रहे हैं? जी, देखिए ये तो सरहन गलत बात है सर, मैं झूठ का इस्तेमाल नहीं करता हूँ, सरहन गलत बात है। कोई आदमी आके हल्के में देख ले कि कितना काम किया है पीपल्स पार्टी ने। 13 साल में इतना काम नहीं किया, 13 दिन में किया है। तो फैज भाई खुद मेरी बात सुन ले, सईद भाई जखन मेरी गुजारिश सुन ले, मेरी भी गुजारिश सुन लेना, मेरी भी गुजारिश सुन लेना।
मेरी गुजारिश भी सुन लेना आप, मेरी गुजारिश सबका नाम बताऊंगा, मेरी पूरी गुजारिश सुन ले आप, मेरी पूरी। तो ये तो सहम झूठ बात है। ये मेरी बात तो सुन लो यार सईद गनी भाई, मेरी बात सुन लो ना सईद भाई, आप घबराए नहीं, मेरी बात सुनो। ये सईद भाई आप मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? सईद भाई आप तो तामुल वाले आदमी हो, मैं भी चुप हो जाता हूं जब आप बोल रहे होते हैं, तो आप भी चुप होते हैं। आप तामुल वाले आदमी, तामुल रखें। देखिए 100% आपको भी पता है कि आप लोगों ने गैर कानूनी तरीके से काम किया, ये आपको भी पता है। ये आपका कहना कि मुझे नहीं पता कि अनाज बांटा या उसने नहीं करा, यार खुदा का वास्ता ऐसा ना बोलो, आपको सब पता है। ये ऐसा बच्चे नहीं हो तुम, कल पैदा नहीं हुए हो। आपने कितना काम करा है, 13 साल में आपने इतने पैसे खर्च नहीं करे इस हल्के में जितने पिछले 13 दिन में करें। परसों रात तक रोड बने, कैसी बातें करते हो यार? कोई मतलब आदमी झूठ का भी कोई लेवल होता है। रफीक खान हमारा यूसी चेयरमैन 36 का था, उसको आपने फोन किया या आपके किसी बंदे ने फोन किया है, 5 किलोमीटर का रोड ऑफर किया है, आप नहीं जानते हो कि आपके किसी बंदे ने फोन करा है? हर बात पे तो आप यार मेरी बात सुनो रफीक, यार मेरी बात सुनो, मैं तो नाम लेके दे रहा हूं, मैंने 5 किलोमीटर रोड, मैं तो नाम लेके उस बंदे को जानता भी नहीं जी। अगर अब मैं कह रहा हूं उसने मुझे नाम भी नहीं पता। मेरी बात सुने, मेरी बात कल भी मैंने आपसे कहा, कर रहे हैं ना? अच्छा चलिए, मैंने आपसे कहा आप हर चीज पे अनजाने बन जाते। आप मेरी बात सुनो, आपको मैंने कहा आपने 5000 राशन बांटे, आपने कहा मैंने नहीं बांटे। भाई आपने नहीं बांटे तो आप नहीं, मैं सुनो, आपको मैंने कहा 5000 राशन बांटे, आपने कहा मैंने नहीं बांटे। भाई मैंने आपसे सुन तो लो, आपके लोगों ने बांटे ना, आप खुद तो जाके रोड नहीं बनाते हो ना, लोग आपको भेजते हो कि रोड बनाते हो। यार ऐसी बातें करते हो, आपको नहीं पता कि आपने क्या किया। चलिए ठीक है, आप लोगों को नहीं पता। सही भाई आप गलत बयानी से काम ले रहे हो। सही भाई आप एकदम गलत बयानी से काम ले रहे हो। आपने यार जहां पे मैं जलसा करने गया उसके दूसरे दिन आपने पैमाइश कराई, आपने 2.5 करोड़ रुपए का तो कराची वाटर सर्विस से मुझे इंफॉर्मेशन है कि पता नहीं 2-4 दिन पहले पाइप उतरवाया, 2-4 दिन पहले मोमिनाबाद में। मुफ्ती इस्माइल साहब एक सेकंड, ये गुफ्तगू ला हासिल हो जाएगी। मुफ्ती इस्माइल साहब मुझे ये जवाब दे दें, वो कह रहे हैं कि मैं अपनी पार्टी से गुजारिश करूंगा कि इस हल्के में दोबारा रीपोल कराएं। वो कह रहे हैं सैकड़ों नहीं हजारों वोटों से आपको हराएंगे। ये चैलेंज किया है पीपल्स पार्टी ने, तो कबूल करेंगे आप इसको? मेरे भाई पहले ये जो काउंट हो रहा है इससे क्यों भाग रहे हैं? काउंट कर लो ना, किस्सा ही खत्म हो जाएगा। काउंट कर लो, खत्म हो जाएगी। अगर मैं हारूंगा तो अल्लाह की कसम आपके फोन पे आके सईद गनी को जाके हार पहना के आऊंगा। ये मैं उसमें से नहीं हूं, अल्लाह की कसम मैं उनमें से नहीं हूं। हार पहना के आऊंगा। तो रीकाउंट में अगर आप हार गए तो आप हार पहनाने जाएंगे सईद गनी साहब को? वो ठीक है। और सईद गनी जो है ना, वो सईद गनी वो है जो बिलावल भुट्टो तीसरे नंबर पर लियारी में आया था तो शोर बर्पा कर रहा था जब वो तहरीक लब्बैक से 3000 वोट से भी आ रहे थे। बहुत बहुत शुक्रिया मुफ्ती। प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक और इसके बाद वजीर आजम ने आज ट्वीट्स किए हैं कि इलेक्शन की जो साख है वो मुतासर होती है, इसीलिए जरूरी है कि इस्लाहत की जाए, इंतखाबी इस्लाहत की जाए और उसके लिए टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल जरूरी है। फवाद चौधरी साहब और एहसन इकबाल साहब हमारे साथ एक ब्रेक के बाद मौजूद होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। वजीर आजम इमरान खान ने आज मुख्तलिफ ट्वीट्स किए जिसमें उन्होंने कहा कि NA-249 के इलेक्शन में रिगिंग के इल्जाम तमाम पार्टीज लगा रही है, बिल्कुल इसी तरह जैसे डस्का के इलेक्शन में रिगिंग के इल्जाम लगे थे। इससे पहले भी उन्होंने कहा कि 1970 से जितने भी इंतखाबात हुए उसमें धांधली के इल्जाम लगते हैं, इसलिए ज़रूरी है कि तमाम पार्टीज बैठे और इलेक्शन इस्लाहत लेकर आएँ और उसमें टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल ज़रूरी है। उन्होंने कहा है कि मैं दावत देता हूँ अपोजिशन को कि वो हमारे साथ बैठे और EVM इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स का जो बेहतर मॉडल लगता है उसको चुन लें ताकि मुल्क में जो इलेक्शन की साख है उसको दोबारा बहाल किया जा सके। इस पर बात करेंगे हम। फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, इंफॉर्मेशन मिनिस्टर, और इसके अलावा PMLN के सीनियर रहनुमा एहसन इकबाल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। एहसन इकबाल साहब, ये सबके नॉलेज में है कि हर इलेक्शन में धांधली का इल्ज़ाम पार्टीज लगाती हैं, टस्का में भी यही हुआ, कराची में भी यही हुआ है। अब वजीर आजम कहते हैं कि साथ बैठे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स लेकर आते हैं, टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं और EVM बेहतर टेक्नोलॉजी है, जो बेहतर टेक्नोलॉजी है उसको चुन लेते हैं ताकि जो इलेक्शन की साख है उसको दोबारा बहाल किया जा सके। क्या मौक़िफ़ है नून लीग का? साथ बैठेंगे आप हुकूमत के? सबसे पहले तो मैं शहजाद ये कहूँगा कि किसी किस्म की जो इंतखाबी इस्लाहात हैं ये इलेक्शन कमीशन का मैंडेट है और जब तक इलेक्शन कमीशन इसको स्पीयरहेड नहीं करेगा हमें हुकूमत की नीयत के ऊपर बहुत शक है। और ख़ास तौर पे आपने देखा है कि पिछले चंद माह में जितने भी बाई इलेक्शंस हुए हैं उसमें हुकूमत बुरी तरह हारी है और अब ये धांधली के इलेक्ट्रॉनिक तरीके साबित करने के लिए, इन्वेंट करने के लिए काम कर रहे हैं। मैं खुद एक इंजीनियर हूँ और बैसियत इंजीनियर इस बात को कह सकता हूँ कि दुनिया में अभी तक कोई एरर फ्री इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिस्टम नहीं बना। एक कंप्यूटर साइंटिस्ट हैं जो यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन में उनके सेंटर फॉर कंप्यूटिंग एंड सोसाइटी के सरबराह हैं,
मिस्टर हेल्डरमैन, उन्होंने अभी भी ये कहा है कि जो पुराना कागज का बैलेट है ये आज भी डेमोक्रेसी को सेफगार्ड करने का सबसे सिक्योर रास्ता है, क्योंकि दुनिया में कोई भी सॉफ्टवेयर ग्लिचेस को और किसी किस्म के उसमें जो एरर को डालने का कोड सॉफ्टवेयर के अंदर डालने को अभी तक मिनिमाइज नहीं कर सकता। आप कितना भी सिक्योर सिस्टम बना लें, जिसके पास उसका सोर्स कोड होगा और जो भी कोई उसके अंदर हैक कर सकेगा वो आपके पूरे इलेक्टोरल प्रोसेस को खेल सकता है। लिहाजा अभी तक अमेरिका जैसे डेमोक्रेसी में जो दुनिया की सबसे बड़ी पावर है, वहां पर भी यकसुई नहीं है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है इसको टेम्पर नहीं किया जा सकता, बल्कि वहां पे ओवर आर्चिंग एविडेंस ये है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग जो है बहुत वल्नरेबल है हैकिंग के लिए और इसको बाहर से कोई इसमें इंटरफेयर कर सकता है। इसलिए ये हुकूमत जो है बजाय इसके कि अपनी मुस्तकबिल के आरटीएस की तरह के नए फॉर्मूले बनाए और इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग के फॉर्मूले बनाए, जो भी इसकी तजवीज़ है वो इलेक्शन कमीशन को दे। इलेक्शन कमीशन हैज टू स्पीयरहेड कोई ऐसी चीज जो हुकूमत की निगरानी में होगी, हमें वो काबिल कबूल नहीं है और हम उसको ठीक। मैं इस सवाल का जवाब फवाद साहब से लूंगा, क्योंकि इन्होंने कुछ अरसे पहले वजीर आजम को भी मुख्तलिफ प्रोटोटाइप्स दिखाए थे कि कितना सिक्योर है, लेकिन एहसन इकबाल साहब वजीर आजम तो कह रहे हैं ना ऑपोजिशन को कि हम साथ बैठ के ये करते हैं, और पहले भी पार्लियामेंट्री कमेटी थी इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के लिए जिसमें तमाम जमातों के लोग थे, 2017 तक वो थी, 2018 तक उन पर रिफॉर्म्स आए, तो साथ बैठ के तो कर सकते हैं। वो ये तो नहीं कह रहे कि हम करेंगे सिर्फ, वो कह रहे हैं ऑपोजिशन साथ बैठ के करे। तो हुकूमत अपने किसी पैकेज को बुलडोज कराना चाहती है और हमसे रबर स्टैम्प कराना चाहती है, वो तो नहीं हो सकता। लेकिन जहां तक इलेक्टोरल प्रोसेस को इम्प्रूव करने का काम है उसमें तो कोई भी इनकार नहीं कर सकता। और अगर हुकूमत एक खुली साफ स्लेट के साथ, ओपन माइंड के साथ जो अपोजिशन के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसको भी सुने और जो उसकी तजावीज़ हम उसको देखेंगे। लेकिन मैं फिर कहूँगा कि किसी किस्म की जो इलेक्टोरल रिफॉर्म है उसको हुकूमत को भी चाहिए कि उसकी सैंक्टिटी के लिए बजाय खुद स्पीयरहेड करे, उसको इलेक्शन कमीशन के सपोर्ट करे। फवाद साहब तमाम बातों का जवाब दे दे। तो वो ये कह रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसको स्पीयरहेड करे, अगर आप स्पीयरहेड करेंगे तो हमें शुभा रहेगा। दूसरा वो कह रहे हैं कि आरटीएस की तरह एक और आप इलेक्ट्रॉनिक रिगिंग का मंसूबा बना रहे हैं, और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि अगर आपने ईवीएम को इंट्रोड्यूस किया तो दुनिया भर में वो कोई बहुत ही सिक्योर्ड सिस्टम नहीं माना जाता इलेक्शन प्रोसेस में। देखिए शहजाद, दो हिस्से हैं इस गुफ्तगू के। एक हिस्सा है जो कि लेजिस्लेशन से मुतालिक है कि और इसका के रूल्स एंड रेगुलेशन से मुतालिक है, और दूसरा हिस्सा टेक्नोलॉजी से मुतालिक है। बदकिस्मती से एहसन इकबाल साहब को दोनों ही हिस्सों का इल्म नहीं है, और जिस तरीके से उन्होंने बात की है इसका मतलब ये है कि उन्हें तो बड़ी ही बुनियादी बातों की तरफ जो है उनको समझना चाहिए। और इसीलिए बड़ी अनफॉर्चुनेट है पॉलिटिकल पार्टीज़ के अंदर ना कोई रवाज है कि वो कोई अपनी तहकीक करें, ना ही उनका कोई ऐसा निज़ाम है जिसके ज़रिए कोई अकल की बात कोई करे तो उसको समझने की कोशिश करें। इन्होंने सिर्फ यही हिसाब रखा हुआ है कि जो भी हुकूमत ने कहना है हमने शाम को जाके उसकी मुखालफत करनी है, इसके अलावा तो इनका कोई काम है नहीं, ना इनको आता जाता है। देखें, पहली बात ये कहना कि इलेक्शन कमीशन जो है वो इस्लाहात करे, तो फिर पार्लियामेंट आप जो है चुना लेने आए, आप अपने टीएडीए लेने आते हैं। ये काम पार्लियामेंट के होते हैं, पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं जो इस्लाहात की तरफ लेके जाती हैं। रूल्स, रेगुलेशंस, लेजिस्लेशन करना पार्लियामेंट का काम है, इलेक्शन कमीशन का काम नहीं है। पॉलिटिकल पार्टीज ने फैसला करना है कि मुल्क में क्या निज़ाम इलेक्शन का होगा जो सबको काबिल कबूल होगा। और अगर आप अपने तमाम इख्तियारात उठा के इलेक्शन कमीशन को, तमाम इख्तियारात उठा के जुडिशरी को, इदारों को देना चाहते हैं, आप लोगों की इसी सोच की वजह से आज पाकिस्तान की पार्लियामेंट मजबूत नहीं है। जब भी आपको मौका मिला, सवाए इसके कि हमें हुकूमतें मिल जाएं, वजारतें मिल जाएं, गाड़ियां मिल जाएं, आप बाहर के जो है वो हमें अकामे मिल जाएं और हम अपने पैसे यहाँ से बाहर भेजें, इसके अलावा आप लोगों ने अनफॉर्चुनेटली कोई कंट्रीब्यूशन आपकी नहीं है, और यही आपकी सोच अब भी है। दूसरी बात, टेक्नोलॉजी पार्ट में आपने देखा ही नहीं हुआ अभी तक कि वो टेक्नोलॉजी है क्या, हम क्या रहे हैं। हम जो ला रहे हैं इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग सिस्टम, वो इंटरनेट बेस्ड ही नहीं है। जब इंटरनेट बेस्ड ही नहीं है तो उसकी हैकिंग का सवाल ही पैदा नहीं होता। आपने मशीन देखने की जहमत तक नहीं की है, आपने ये तक नहीं कहा स्पीकर साहब को
या पार्लियामेंट्री अफेयर्स को वालों को कि आइए देखिए, आइए चल के वो मशीन तो देखते हैं कि क्या हुआ। एक आपने अमेरिका के दुनिया के 20 मुल्कों में इस वक्त ईवीएम यूज हो रही है, और ईवीएम का फायदा क्या है कि ये, और इसीलिए हमने ये बनाया कि हैकिंग ना हो सके, इंटरनेट से उसको डिस्कनेक्ट कर दे। जो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान के साइंटिस्ट ने बनाई है, हमारे कॉमसेट्स वालों ने और जो हमारे एनआई वालों ने, बेहतरीन टेक्नोलॉजी है, उसके ऊपर हमने सर आप आइए पहले देखें तो सही, समझें तो सही है क्या। सही। आप बैठते हैं टीवी पे एक फतवाबाजी शुरू तो कर अब एहसन इकबाल साहब, एक तो वो कह रहे हैं कि देखिए पार्लियामेंट्री राइट फोरम है ना, कानून साजी तो हमने करनी है, इलेक्शन कमीशन ने तो उसको इंप्लीमेंट करना है, और आप लोग भी कहते रहे कि पार्लियामेंट को मजबूत बनाए, फैसले वहां पे होने चाहिए। तो ये मौका है ना पार्लियामेंट में डिस्कस करें, टेक्नोलॉजी को भी देख लें कि अगर वो इंटरनेट बेस्ड नहीं है तो फिर क्या कितनी इनसिक्योर हो सकती है, जो आपके शुबात है वो भी दूर हो जाएंगे। पहली बात तो मैं ये कहना चाहता हूं कि मैंने वकील साहब से टेक्नोलॉजी का दर्स नहीं लेना, मैं इंजीनियर हूं, मैं टेक्नोलॉजी की अपॉर्चुनिटीज को भी इनसे बेहतर जानता हूं और उसकी लिमिटेशन को भी इनसे बेहतर जानता हूं। दूसरी बात यह है कि मैंने ये नहीं कहा कि पार्लियामेंट को बाईपास करें, मैंने ये कहा है कि इलेक्शन कमीशन के जरिए ये कंसेंसस बिल्डिंग करें, क्योंकि अल्टीमेटली इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, और अगर वो इसके कंसेंसस बिल्डिंग के अंदर होगा तो उस पैकेज को हम फिर पार्लियामेंट में लाके अगर कोई मैंने इंटरप्ट नहीं किया प्लीज, तो उसके कंसेंसस इलेक्शन कमीशन सबको बुलाए, एक पैकेज पे कंसेंसस करें, इसके बाद पार्लियामेंट के अंदर कानून साजी की जरूरत है तो वो कानून साजी की जाए, अगर इंतजामी इस्लाहात करनी है तो वो इलेक्शन कमीशन कर सकता है। मैंने इत्तफाक राय पैदा करने के लिए इलेक्शन कमीशन का जिक्र किया। और तीसरी बात इन्होंने कही कि हमने इंटरनेट के जरिए नहीं करना, ये मशीनें इंटरनेट से कटी हुई हैं। तो मैं इनकी इतला के लिए अर्ज करना चाहता हूं कि जब भी आप इलेक्ट्रॉनिक मशीन को चलाएंगे, भले वो इंटरनेट के साथ हो या ना हो, अगर उसने कोई फंक्शंस इलेक्ट्रॉनिकली करने हैं तो उसके अंदर एक सॉफ्टवेयर होगा, और उस सॉफ्टवेयर के अंदर अगर कोई वायरस डाल दे, कोई एक ऐसा कोड डाल दे कि जिससे उस मशीन को मैल फंक्शन करना हो, ये कोई मुश्किल काम नहीं है। ये मैं आपको इसके ऊपर जितने पेपर्स कहेंगे थद्दे के थद्दे शहजाद भेज दूंगा कि अगर अमेरिका जैसे मुल्क के अंदर इसके ऊपर बहस हो रही है तो ये हमें ऐसे साहब दो बातें मुझे आपसे ये पूछने की इजाजत दीजिए। एक तो जो इससे पहले भी पार्लियामेंट की इलेक्टोरल रिफॉर्म कमेटी थी, इसाक डार साहब उसको हेड कर रहे थे ना, तो आप लोगों ने कंसेंसस बिल्ड किया और फिर आप इलेक्शन कमीशन से भी जाहिर सी बात है मुशावरत करेंगे। और दूसरा, अगर आप कह रहे हैं कि ये सिक्योर नहीं है, तो अमेरिका में मैंने भी पढ़ा है, तहफ़्फ़ुज़ात लोग उठाते हैं, लेकिन फिर भी अमेरिका बाकायदा इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स के जरिए ही वोटिंग करवाता है। 2014 में भारत में जब इंट्रोड्यूस हुई तो उस वक्त भी रेजिस्टेंस आई, लेकिन 2014-2019 के इंतखाबात पूरे इंडिया में ईवीएम पे हुए। बांग्लादेश ने 2018 के इंतखाबात कुछ हलकों में ईवीएम पे करवाए और वो कामयाब रहे। अमेरिका और बांग्लादेश में आरटीएस का सिस्टम नहीं बैठता। ये जो फॉर्मूला बनाने की कोशिश कर रहे हैं ना, उसमें तो एक लैपटॉप किसी के पास होगा, उसी से सारा इलेक्शन मैनिपुलेट हो जाएगा। हम इस किस्म के किसी फ्रॉड को साइंटिफाई नहीं करेंगे। हम चाहते हैं कि जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स हैं वो की जाएं, लेकिन उसको करने के लिए एक सिंसेरिटी ऑफ पर्पस की जरूरत है। हमें ये लगता है कि हुकूमत जो बुलडोज कर रही है इस वक्त इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का सिलसिला, ये अपनी पै दर पै शिकस्त के बाद अब एक चाहते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक धांधली का सिस्टम बनाएं। मेरी इसके लिए, अगर ये वाकई संजीदा है और ये मुखलिस हैं, तो इनको इलेक्शन कमीशन के जरिए कंसेंसस बिल्डिंग करनी चाहिए, और इसके बाद उसके अंदर जो भी इंतखाबी इस्लाहात के लिए लेजिस्लेशन होगी, हम उसको कौमी असम्बली में सपोर्ट करेंगे, सेनेट में सपोर्ट करेंगे। लेकिन मेरे नजदीक हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान इस वक्त इतनी बदएतमादी की चीज है कि कोई एक तीसरा इदारा जो कि इससे मुताल्लिक है, उसके जरिए अगर ये काम किए जाए तो वो ज्यादा बेहतर हो सकता है। फवाद साहब, लेकिन मुझे इसके हवाले से बताएं, अगर आप समझते हैं कि इट्स फुली सिक्योर्ड, अभी भी बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं, ऐसे बातें कर तो प्रिजाइडिंग अफसर उठा के ले गए, जो प्रिजाइडिंग अफसर उठा के ले गए, ये हमें दर्स दे रहे हैं कि इलेक्शन किस तरह जीता जाता है और किस तरह धांधली की जाती है। आपके कोर्ट में हमारा डिक्लेयर किया हुआ, आप इलेक्शन की शफाफियत पे बात करें, और फिर मैं कहूंगा कि ये इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग किसी मुल्जिम जमानत कराने का मामला नहीं है। अच्छा, बेहतर जान अच्छा, क्योंकि जब आप बारी बारी बात करेंगे तो आवाज आएगी, वरना वो जब क्रॉस टॉक होती है तो आवाज दब जाती है। लेकिन ऐसे इकबाल साहब, ये जो आपका शिकवा, ये फवाद साहब का शिकवा है
कि बक्से उठा के ले जाते हैं, आप कह रहे हैं वो प्रेजाइडिंग ऑफिसर को उठा के ले जाते हैं, ये ह्यूमन एलिमेंट खत्म हो जाएगा ना, तो ज्यादा सिक्योर हो जाएगी। और आप जाहिर सी बात है यहां तो एविडेंस ही नहीं मिलता कि क्यों लेट हुआ प्रेजाइडिंग ऑफिसर, लेकिन आपके पास सिस्टम में तो पता होगा ना कि अगर कोई हैक भी हुआ है, किसी ने किया है, तो एटलीस्ट उसकी तह तक तो पहुंचा जा सकेगा। शहजाद, वो दुनिया भर में जो इसकी बहस है उसमें यही कहा जाता है कि जो मैनुअल सिस्टम है उसके ऊपर बैकअप होता है, फिजिकल पेपर का बैकअप होता है। इसमें जब आपने वोट कास्ट कर दिया तो वो फिर आगे सॉफ्टवेयर के सुपुर्द हो गया, सॉफ्टवेयर उसको जैद का बकर कर दे, बकर का जैद कर दे, आप उसकी फिजिकल वेरिफिकेशन नहीं कर सकते। तो ये जो एक उसके अंदर बेसिक कमी है कि जब आपने इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग में एक वोट कास्ट ऐसे सब क्या वजह है कि जो दुनिया में जी फवाद साहब, बात तो ये है कि मैं यही कह रहा हूँ ना एहसन इकबाल साहब, पहले देख तो लेना कि है क्या। ये जो भी इन्होंने बात की है कि उसका पेपर बैक नहीं है, ये बिल्कुल गलत बात है। यहाँ पर जो वोट कास्ट होगा वो 100% पेपर के ऊपर भी उसका प्रिंट आएगा और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट भी होगा, और अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट होगा तो पेपर ट्रेल जो है वो उसको प्रिवेल करेगी। पहले यही तो मैं इनसे कह रहा हूँ कि आपने पहले टेक्नोलॉजी देखी नहीं है, आप टीवियों पे बैठ के घंटा घंटा जो है वो लेक्चर दे रहे हैं। लेकिन यही प्रॉब्लम है हमारा कि हमने हर वो बात कर। और दूसरी बात, एक मिनट और मैं बात करना चाहता हूँ, ये जो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स का एक्ट हमने दिया हुआ है, ईवीएम मशीन, इसका बहुत अहम हिस्सा है। लेकिन ये सिर्फ नहीं है। हम क्या कह रहे हैं, हम कह रहे हैं आइए सेनेट का इलेक्शन ओपन करते हैं। उस वक्त आप कह रहे थे सेनेट के इलेक्शन के लिए कह रहे हैं, हम कह रहे हैं चले जी आपकी बात मान ली, अब आगे कर लें। उसके बाद हम ये कह रहे हैं कि जो हमारा ये जो हमारी हल्का बंदियां हैं ये इक्वल वोट की बुनियाद के ऊपर होनी चाहिए, ना कि आबादी की बुनियाद के ऊपर। यानी ये ना हो कि एक हल्के में अगर मैं इसका मुख्तसर जवाब ले लेता हूं। लेकिन फवाद साहब देखें, दूसरी तरफ भी देखना पड़ेगा ना कि जो बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज हैं वो इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग को अब दोबारा पेपर बैलेट पे आ चुके हैं, जिसमें जर्मनी है, नेदरलैंड है, पैराग्वे है और कई ऐसी कंट्रीज हैं। तो वो भी देखने पड़ेंगे ना कि उनके तहफ्फुज़ात क्यों आ रहे थे ईवीएम पर। वो सब देखा हुआ है, उसमें बड़ी स्टडीज हुई हैं। हमारे यहाँ पे जो एक्सपर्ट्स हैं नस्ट के, उन्होंने वो तमाम जो क्वेश्चंस जो ये तो अभी तो एहसन इकबाल साहब ने तो बड़े बेसिक चीजें उठाई हैं ना, इससे बहुत ज्यादा आगे जाके उसको उठाया है। सही। और हम तो सारे एड्रेस किए हैं, वो डिस्प्ले होगा उसका पता चल जाएगा। उम्मीद करते हैं एहसन साहब आप बैठेंगे तो सही ना कम से कम इसके लिए, क्योंकि आपने, मुझे याद है मेरे प्रोग्राम में और दीगर आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जब ये सेनेट में ओपन बैलेट वाला मामला आया था, तो उस वक्त आपने कहा कि देखिए एक चीज पे ना करें, एक ओवरऑल पैकेज लेकर आए और फिर हम बात करने के लिए तैयार हैं। तो वो कह रहे हैं ओवरऑल पैकेज है, तमाम चीजें, खाली ईवीएम थोड़ी है इसमें। जी देखिए, मैं फिर कहूँगा कि अगर ये वाकई संजीदा है तो ये अपना पैकेज जो है कमीशन के सपोर्ट कर, इलेक्शन कमीशन एक बॉडी है, वहाँ पे वो तमाम पार्टीज को बुलाए, हम मिलकर इत्तफाक राय करें और उस पैकेज के अंदर जो कानूनी इस्लाहात हैं या कानून साजी होनी है उसके लिए हम कानून साजी करेंगे, जो इस्लाहात हैं उसके लिए इंतजामी इस्लाहात की जाए। फ्रैंकली अब इस हुकूमत के ऊपर ट्रस्ट करने के लिए हमारे पास कुछ नहीं रह गया, क्योंकि आपने देखा है कि ये जो भी जवाब देते हैं ये उस जवाब के अंदर पहले तड़का लगाते हैं कि ये तो फलाने हैं, ये तो फलाने हैं। जब तक इनके पास ये सलाहियत नहीं है कि ये मुल्क के अंदर इंक्लूसिव गवर्नेंस कर सकें, इनके साथ मिलकर किसी चीज के ऊपर ऑपोजिशन काम करने के लिए एतमाद हो बैठी है। और अगर ये बाकी संजीदा है तो इलेक्शन कमीशन के, ठीक है, इलेक्शन कमीशन में ये तमाम सिफारिशात दे दें और उसके बाद फिर आप कह रहे हैं कि हम तमाम पार्टीज को वहाँ पे बुलाएं और फिर उस पर जो भी उसके मुताबिक कानून साजी है वो आप करने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसन इकबाल साहब, फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद है। प्रोग्राम में शामिल करते हैं एक ब्रेक, इसके बाद मजीद बात करेंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। पिछले 24 घंटों में मुल्क में कोरोना के बायस मजीद 146 अमवात हुई हैं, जबकि तकरीबन 4700 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। और तशवीश की बात यह है कि सिंध के बाद मुल्क के दीगर हिस्सों में भी कोरोना के अफ्रीकी और ब्राज़ीली इकसाम की तशखीस हुई है। मुल्क में कोरोना के बढ़ते हुए खतरात की वजह से NCOC ने आज कुछ अहम फैसले किए हैं। 5 मई से 20 मई तक मुल्क में बैनुल-अक़वामी परवाज़ों के ऑपरेशन 20% तक महदूद करने का फैसला किया है, जबकि पाकिस्तान आने वाले मुसाफिरों को 72 घंटे पहले PCR मनफी टेस्ट रिपोर्ट दिखाना लाजिम होगा। इसके अलावा यौम अली रज़ी अल्लाह अन्हु पर हर किस्म के जलूसों पर पाबंदी का फैसला भी NCOC की जानिब से किया गया है। आज के प्रोग्राम में इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।